क्लास को मैं रिकॉर्ड मोड में डाल दूंगा। बाकी आप लोग जो है अपना ऑडियो बंद कर ले ताकि बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं हो। तो कल जो है मैं चर्चा किया था, कल मैं चर्चा किया था कि इग्नियस रॉक जो है वो दो तरह के होते हैं, है ना। एक होता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। इसे जो है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक के जगह बॉडीज भी लिखा जाता है, बॉडीज, है ना। रॉक कहिए या बॉडीज कहिए एक ही बात है। तो कल मैं चर्चा किया था इग्नियस रॉक के अंतर्गत। चलिए अभी मैसेज मत कीजिए, अभी टाइप कीजिए, सॉरी क्लास पर ध्यान दीजिए आप लोग, है ना। तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बॉडीज बताए थे, इसके अलावा जो है एक्सट्रूसिव इग्नियस बॉडीज बताए थे। एक्सट्रूसिव इग्नियस बॉडीज या रॉक, है ना। तो इग्नियस रॉक को जो है दो भागों में बांटा गया है स्ट्रक्चर के आधार पर, यानी इंट्रूसिव इग्नियस बॉडीज एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस बॉडीज। यानी ये आंतरिक भाग की बात होगा, आंतरिक, और ये आपका बाहरी, है ना, आंतरिक और बाहरी। तो ये भूसतह है, और भूसतह के नीचे जो है मैग्मा चेंबर मौजूद है। यहाँ से अगर मैग्मा बाहर आके जम जाता है ठोस अवस्था में तो ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहलाएगा। और भूसतह के अंदर ही किसी स्थान पर, भूसतह के अंदर ही यानी बाहर निकलने से पहले ही किसी भूसतह के अंदर ही किसी स्थान पर विभिन्न आकारों में यदि ठोस अवस्था में जम जाता है लिक्विड मैग्मा, तो इसी ठोस जमे हुए जो भूसतह के अंदर जो मैग्मा है, इसी को है इंट्रूसिव इग्नियस बॉडीज कहा जाता है ना। सर यूज इंग्लिश, हाँ भाई मैं दोनों तरह का यूज कर रहा हूँ, है ना। तो ये एक्सट्रूसिव इग्नियस बॉडीज हो गया और ये इंट्रूसिव इग्नियस बॉडीज, दैट मीन्स आंतरिक एंड बाहरी, है ना। तो अब जो है आप लोग समझ गए होंगे कि ये एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव इग्नियस बॉडीज क्या है ना। कि जब जो है लिक्विड स्टेट में जब मैग्मा रहता है तो वो जब अगर बाहर आके अगर सॉलिड स्टेट में जो है सॉलिड स्टेट में बदल जाता है तो एक्सट्रूसिव इग्नियस बॉडीज कहलाता है। और यदि भूसतह के अंदर यानी क्रस्ट के इंटरनल में जो है यदि ठोस अवस्था में यानी सॉलिड अवस्था में जम जाएगा सॉलिड स्टेट में तो इंट्रूसिव इग्नियस बॉडीज कहलाएगा। अब जो है इंट्रूसिव इग्नियस बॉडीज कहिए या एक्सट्रूसिव बॉडीज, ये इग्नियस रॉक का क्या है, पार्ट है। तो आज जो है जानेंगे इंट्रूसिव इग्नियस बॉडीज। कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्लास जो है सर कितना दिन चलेगा, यानी सिलेबस कब तक। तो क्लास जो है आपका, मेरा जो सिलेबस है वो आपका 1 महीने में खत्म हो जाएगा, है ना। आपका एग्जाम अभी बहुत लेट है, वो अप्रैल में एग्जाम होगा, है ना। खैर एग्जाम जब हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो है 1 महीना हमको समय चाहिए प्रैक्टिस वगैरह सब मिलाकर, है ना। 1 महीना में मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा प्रैक्टिस के साथ। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल जो है अभी अभी तक जो है कंफ्यूज में है, प्रैक्टिकल होगा या नहीं होगा, इस तरह कुछ नहीं होता है। मार्केट में जो है पेपर में विभिन्न प्रकार के खबर घूम रहा है, तो जब तक ये नहीं आ जाए आपका मॉडल प्रश्न पत्र तब तक जो है कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रैक्टिकल होगा तो और अच्छी बात है, 30 में से 25, 22, 26 ऐसे मिल जाएगा प्रैक्टिकल कॉपी बनाकर ही। प्रैक्टिकल में मैं बता दूंगा कि आप जो थ्योरी लिखिएगा उसी से जो है प्रैक्टिकल बनाना है, आप जो थ्योरी लिखेंगे उसी से प्रैक्टिकल बनाना है, मैं बता दूंगा आप लोगों को। खैर वो बाद का मैटर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इग्नियस बॉडीज आप समझ गए कि सॉरी इंट्रूसिव इग्नियस बॉडीज क्या है ना। इस इंट्रूसिव इग्नियस बॉडीज को जो है दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो भागों में। पहला भाग है कॉनकॉर्डेंट, कॉनकॉर्डेंट
है ना। और दूसरा भाग जो है वो डिस्कॉर्डेंट है, डिस्कॉर्डेंट, यानी इसे जो है, सॉरी हिंदी में भी लिखना जरूरी है क्योंकि यहाँ दोनों तरह के मीडियम के स्टूडेंट हैं, अनुस्तरी एंड अनुनस्तरी, है ना। Any intrusive igneous rock, any intrusive igneous bodies also have a two types, concordant and discordant. Any concordant is also types of intrusive and discordant is also type of intrusive igneous bodies, है ना। अब क्या होता है कि इसमें जो है दो भाग होता है, इंट्रूसिव इग्नियस बॉडीज एंड डिस्कॉर्डेंट, है ना। तो सबसे पहले हम जो है कॉनकॉर्डेंट बॉडीज को समझेंगे कि इंट्रूसिव बॉडीज के अंतर्गत एक कॉनकॉर्डेंट बॉडीज क्या है ना। कॉनकॉर्डेंट को समझेंगे सबसे पहले। तो कॉनकॉर्डेंट में क्या होता है कि इसमें जो है ज्यादा ये नहीं है, बस थोड़ा बहुत अंतर है, थोड़ा बहुत ये अंतर है कि ये जैसे कॉनकॉर्डेंट स्ट्रक्चर, सॉरी मैं एक बार मैसेज देख लेता हूँ। सर जियोलॉजी में 80+ मार्क लाना है, 80 क्या आप 90+ भी ला सकते हैं, बस आप कितना कंसेप्ट माइंड में कवर करते हैं और थ्योरी माइंड में कितना आप रख पाते हैं, एग्जाम में जाके कितना लिख पा रहे हैं, ये ज्यादा मायने रखता है ना। जियोलॉजी में जो है 90+ भी लाया है, लेकिन सॉरी क्या टाइप कर रहे हैं आप लोग सर, 98+। चलिए अब आप यहाँ 70 में मान लीजिए 68 ला लिए, 30 में आपको जो है 20 में 20 दिया प्रैक्टिकल, तब क्या होगा, तब 90+ भी संभव नहीं ना है। तो प्रैक्टिकल का एग्जाम भी मायने रखता है, कॉलेज वाला किस प्रकार देता है। ऐसे कॉलेज वाला को क्या जाता है, उसको दे देना चाहिए 30 में 28 29, है ना, लेकिन देता नहीं है कॉलेज वाला। चलिए मारपीट नहीं करना है भाई कॉलेज के साथ, हमेशा जो है गुरु कितना भी बदमाश रहे, कॉलेज का हो या कहीं का भी हो, उनका इज्जत करना है। कब कहाँ कौन काम में आ जाए कह नहीं सकते हैं, है ना। तो देखिए इंट्रूसिव इग्नियस बॉडीज को जो है टू टाइप्स में बांटा गया है, यानी कॉनकॉर्डेंट अनुस्तरीय और डिस्कॉर्डेंट यानी अनुन स्तरीय। इसमें एक डबल नॉ रहेगा, वही है डिस्कॉर्डेंट, है ना। तो कॉनकॉर्डेंट के समझते हैं कि अब क्या होता है कि ये जो क्रस्ट है यानी भू सतह है, इनके नीचे जो भी आपका सॉलिड स्टेट में जो ये होता है जमता है, इसी को जो है हम लोग इंट्रूसिव बॉडीज कहते हैं, इंट्रूसिव बॉडीज, इंट्रूसिव बॉडीज, है ना, इंट्रूसिव बॉडीज। तो इसी में देखिए अंतर क्या है ना, कि ये जैसे देख पा रहे हैं, और मैं ये खड़ी डंडा क्यों ये किया, है ना, ये मान लीजिए क्या है, ये सब इंट्रूसिव बॉडीज है, इंट्रूसिव बॉडीज, ये सब क्या है, इंट्रूसिव बॉडीज है, ये सब क्या है, इंट्रूसिव बॉडीज है ना। तो इसमें कॉनकॉर्डेंट और डिस्कॉर्डेंट में अंतर ये है कि कॉनकॉर्डेंट हम तभी कहलाएंगे, यानी कॉनकॉर्डेंट बॉडीज तभी कहेंगे जब ये जो है यानी इस प्रकार, है ना, क्षैतिज, है ना, यानी पैरेलल, पैरेलल फॉर्म में इस प्रकार अगर क्या होता है, लिक्विड स्टेट में बदल जाता है, यानी मैग्मा जब लिक्विड स्टेट में जो है पैरेलल फॉर्म में रहेगा भू सतह के अंदर यानी क्रस्ट के अंदर, टीचर्स लाइक इज रिस्पेक्ट, सर रिपीट, ठीक है। देखिए मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, है ना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, है ना। देखिए ये जो है आपका क्या है, क्रस्ट है, क्रस्ट बोले तो यानी पूरा जो जैव मंडल कहिए, स्थल मंडल कहिए, जो मौजूद है, यानी क्रस्ट आप जहां पर मौजूद है, क्रस्ट, क्रस्ट, इसके नीचे क्या है, मैग्मा चेम्बर है, मैग्मा चेम्बर, मैग्मा चेम्बर, है ना। तो मैं बताया हूं आप लोगों को कि दो टेक्टोनिक प्लेट्स जब आपस में टकराता है तो ये मैग्मा, तो आपको भूकंप के रूप में महसूस होता है ना। तो दो टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होगा, कभी जोर से भी टकराता है, कभी धीमी गति से टकराता है। तो यदि टेक्टोनिक प्लेट्स बहुत तेज गति से अगर आपस में दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराता है तो मैग्मा चेम्बर से मैग्मा जो है
वो भू सतह के जो कमजोर भाग है, यानी जो दरारें पड़ जाती है टेक्टोनिक प्लेट टकराने के पश्चात, तो ये मैग्मा जो है मैग्मा चेम्बर से बाहर की ओर आ जाता है ना, यानी क्रस्ट से एक्सटर्नल एरिया में जो है फेंक देता है इधर उधर, है ना। तो ये हुआ आपका जो है एक्सट्रूसिव, है ना, एक्सट्रूसिव इग्नियस बॉडीज। इसे ऑल्सो इग्नियस का पार्ट है एक्सट्रूसिव, इसलिए जो है क्या है, इग्नियस बॉडीज भी कहा जाता है, सॉरी इग्नियस रॉक भी कहा जाता है, नहीं प्राइमरी रॉक। लेकिन अगर दो टेक्टोनिक प्लेट्स यदि आपस में धीमी गति से टकराएगा, यानी धीरे से दो टेक्टोनिक प्लेट्स टकराएगा, तो ये भू सतह के अंदर जो मैग्मा चेम्बर है, यहाँ से मैग्मा क्या होगा कि ये क्रस्ट से बाहर नहीं जाएगा, है ना, क्रस्ट से बाहर नहीं जाएगा, क्रस्ट के अंदर ही किसी स्थान पर जो है विभिन्न आकारों में क्या हो जाएगा, यहाँ सॉलिड स्टेट में जम जाएगा, यानी ये कूलिंग होकर क्या होगा, सॉलिड स्टेट में जम जाएगा, यानी सॉलिड स्टेट में बदल जाएगा विभिन्न आकारों में, विभिन्न स्ट्रक्चर में। तो इसी को जो है हम लोग इंट्रूसिव इग्नियस बॉडीज कहलाएंगे, इंट्रूसिव इग्नियस बॉडीज। अब मैं बताया कि इंट्रूसिव इग्नियस बॉडीज में दो भाग होता है, एक कॉन्कॉर्डेंट और एक डिस्कॉर्डेंट, डिस्कॉर्डेंट, है ना, डिस्कॉर्डेंट। तो कॉन्कॉर्डेंट यानी अनुस्तरी और डिस्कॉर्डेंट में अनुनस्तरी, अनुनस्तरी। तो देखिए यहीं पर आपका छिपा हुआ है कॉन्कॉर्डेंट एंड डिस्कॉर्डेंट, है ना, इसी पर छिपा हुआ है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, है ना, ये जैसे आप देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं आप, ये हॉरिजेंटली हॉरिजेंटली में है, हॉरिजेंटली में है ये, लेकिन ये वाले लाइन फिर उसके साथ जुड़ा हुआ है, देख पा रहे हैं आप, ये वाले जो लाइन जुड़ा हुआ है आपका, ये वर्टिकली है ना, ये वर्टिकली है यानी खड़ा, है ना, और एक होता है क्षैतिज। तो अगर ये आपका जो है हॉरिजेंटली रहेगा, हॉरिजेंटली अगर रहेगा, तो इसी को जो है हम लोग कॉन्कॉर्डेंट कहलाएंगे, कॉन्कॉर्डेंट, है ना। चलिए मैं एक बार कमेंट रीड कर लेता हूँ। टेक्टोनिक प्लेट्स में सर मैग्मा कहाँ रहता है? साथ भाई आप क्लास ज्वाइन नहीं किए थे क्या, पिछला क्लास? मैग्मा कहाँ रहता है? मैग्मा क्रस्ट के अंदर रहता है। इसलिए मैं जो है ग्रुप में वीडियो भी सेंड किया था। देखिए चलिए थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये आप क्या है, भू सतह है ना, यानी क्रस्ट है, इसके नीचे, है ना, भू सतह के नीचे जो है और दो भाग होता है। यहाँ केंद्र बिंदु तक इसकी दूरी जो है 6370 किलोमीटर है, 6370 किलोमीटर। तो ये वाले भाग जो है क्रस्ट हो गया, क्रस्ट, और ये वाले भाग जो है 2900 किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर तक जो है ये वाले भाग को मेंटल कहलाता है, मेंटल। और उसके ठीक नीचे वाले भाग को, ये वाले जो भाग है यहाँ से यहाँ, ये वाले भाग को कोर कहलाता है। क्या कहलाता है? कोर कहलाता है। यानी 2900 किलोमीटर से नीचे 6370 किलोमीटर तक ये क्या होगा, कोर का एरिया होगा। तो कोर को जो है फिर दो भागों में बांटा गया है, ये हो गया आपका आउटर कोर, आउटर कोर, और ये हो गया इनर कोर, इनर कोर। तो ये आउटर कोर और ये मेंटल का जो है निचली हिस्सा, है ना, आउटर कोर के, सॉरी, कोर के बाहरी भाग और मेंटल के निचले भाग, ये वाले जो है लिक्विड स्टेट में होता है। यानी मेंटल के, देखिए ये मेंटल बोला मैंने, तो मेंटल के जो है आउटर कोर और इधर के जो है कोर, सॉरी मेंटल के जो है आउटर भाग और कोर के आउटर भाग, ये वाले जो एरिया होता है ना, यानी 2900 किलोमीटर के नीचे वाले जो जोन होता है एरिया, तो यहीं पर जो है मैग्मा चेम्बर मौजूद रहता है, यहीं मैग्मा चेम्बर मौजूद रहता है। यहाँ जो है तापमान लगभग 1000 से 2000 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। इसलिए 1000 से 2000 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान रहेगा, तो उसके संपर्क में कोई भी आपका ये आए, सॉलिड स्टेट आए, चाहे वो कोई भी मिनरल्स आए या फिर कोई अन्य पदार्थ आए, उसके संपर्क में जो भी आएगा उसको लिक्विड स्टेट में बदल देगा, है ना। 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबलने लग जाता है, तो समझ सकते हैं कि 1000 डिग्री से 2000 डिग्री सेल्सियस के बीच में यदि तापमान रहेगा, टेम्परेचर रहेगा, तो उसके संपर्क में जो भी आएगा वो आग के गोला के रूप में बदल देगा, है ना। तो इसी मैग्मा चेम्बर में क्या रहता है, मैग्मा मौजूद होता है। मैग्मा क्या है? आग का गोला है, समझ गए। वो रोल क्या है? लिक्विड स्टेट में रहता है। तो इसलिए मैं बताया हूं कि जब ये पूरे वर्ल्ड को जो है 7 बड़े टेक्टोनिक प्लेट्स एवं
अन्य छोटे 20 टेक्टोनिक प्लेट्स में बांटा गया है। और ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होता है, आपस में मूवमेंट करते रहता है और जो है एक साल के दौरान 4 से 5 सेंटीमीटर मूवमेंट होता है, मतलब अपने मूल दिशा से अलग दिश एरिया में जो है खिसक जाता है। तो इसी खिसकने के पश्चात क्या होता है कि समय ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स का टकराव होता है। तो जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स का आपस में टकराव होता है तो आपको भूकंप के रूप में महसूस होता है। और उस समय क्या होता है कि जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराव होता है तो भू सतह में दरारें पड़ जाती है, यानी छिद्र हो जाता है। मैं वीडियो में आपको लोग ग्रुप में सेंड किया था, शायद देखे होंगे। तो इन छिद्रे से होकर मैग्मा निकलने की कोशिश करता है। तो यदि दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में जोर से टकराएगा तो भू सतह के अंदर मौजूद यानी क्रस्ट के अंदर मौजूद मैग्मा क्रस्ट के बाहर आ जाएगा और पहाड़ नुमा आकार में बन जाएगा। तो इसी को जो है हम लोग इग्नियस रॉक कहलाएंगे। और इग्नियस रॉक का ये एक्सट्रूसिव फॉर्म होगा, एक्सट्रूसिव फॉर्म है ना। लेकिन अगर दो टेक्टोनिक प्लेट्स अगर धीमी गति से टकराता है तो क्रस्ट के अंदर ही मैग्मा जम के रह जाएगा विभिन्न आकारों में, है ना। तो उसे हम लोग इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहलाएंगे, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक या इंट्रूसिव इग्नियस बॉडीज। अब जो है इंट्रूसिव इग्नियस बॉडीज को दो भागों में बांटा गया है, कॉनकॉर्डेंट एंड डिस्कॉर्डेंट। कॉनकॉर्डेंट एंड डिस्कॉर्डेंट, कॉनकॉर्डेंट और डिस्कॉर्डेंट में अंतर बस इतना है, और ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, म्यूचुअल फ्रेंडशिप है समझ लीजिए। जिस प्रकार क्या होता है सोशल मीडिया में आपका म्यूचुअल फ्रेंडशिप होता है, ठीक उसी तरह यहाँ भी कि अगर क्रस्ट के अंदर इस आकार में अगर जमा यानी इस आकार में मैग्मा सॉलिड स्टेट में बदला, है ना, तो ये आपका कॉनकॉर्डेंट कहलाएगा। अगर इस आकार में इस स्ट्रक्चर में, है ना, इस स्ट्रक्चर माने खड़ा खड़ा अगर इस स्ट्रक्चर में जो है अगर लिक्विड मैग्मा अगर सॉलिड में बदल गया यानी सॉलिड में चेंज हो गया तो यही वाला भाग जो है क्या कहलाएगा, डिस्कॉर्डेंट कहलाएगा। आपको कॉनकॉर्डेंट और डिस्कॉर्डेंट समझ में आया? यदि समझ में आ गया होगा तो आप जो है वीडियो रुक रहा है, ठीक है, वीडियो शायद मिल रहा होगा। तो आपको कॉनकॉर्डेंट और डिस्कॉर्डेंट अगर समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट करके बोलिए, नहीं तो मैं अगर जिसको समझ में नहीं आएगा वो बोल सकते हैं कि सर फिर से रिपीट कर दीजिए। चलिए कॉनकॉर्डेंट और डिस्कॉर्डेंट। सर मैग्मा कहाँ से बनता है? कॉनकॉर्डेंट बॉडी lie between rock beds run parallel structure। यस भाई, सानिया जी ठीक बोले आप। सर मैग्मा कहाँ से बनता है? रोहित भाई बोल रहे हैं कि फिर से। सना जी बोल रहे हैं कि हाँ सर समझ गए। चलिए मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, लेकिन आप पूछ रहे हैं कि ये मैग्मा कहाँ से आया, है ना। मैग्मा जो है वो क्रस्ट के अंदर मौजूद रहता है, यानी ये भू सतह है। समझ में आ रहा है कि ये भू सतह यानी पृथ्वी का बाहरी भाग है ये। और इसके हजारों किलोमीटर नीचे जो है एक लिक्विड जोन होता है, लिक्विड जोन, यानी यहाँ जो है तरल अवस्था पाया जाता, तरल अवस्था के रूप में रहता है, तरल अवस्था यानी लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, लिक्विड, है ना। यहाँ क्या रहता है, लिक्विड मौजूद रहता है। इसके ऊपर जो भी होगा ये सॉलिड होगा, ठीक इसके नीचे भी सॉलिड होगा, है ना, सॉलिड होगा। यानी ये और इसी को जो है मैग्मा जोन कहा जाता है या मैग्मा चेम्बर, मैग्मा चेम्बर। तो मैं बताया हूं कि जिस प्रकार एक डॉक्टर के चेम्बर में एक डॉक्टर बैठा हुआ रहता है, डॉक्टर के चेम्बर में कौन रहता है, डॉक्टर बैठा हुआ रहता है। तो मैग्मा चेम्बर में मैग्मा रहेगा, मैग्मा चेम्बर में कौन रहेगा, मैग्मा रहेगा। और मैग्मा क्या होता है, वो पानी जैसा, समझ पानी तो नहीं होता है, थोड़ा गाढ़ापन होता है। तो ये जो है लिक्विड स्टेट में आग का दहकता हुआ गोला है ना। सर ऑलवेज प्रेजेंट सर, यूज इंग्लिश। भाई अगर ज्यादातर इंग्लिश यूज कर लेंगे तो ऐसे समझ में नहीं आएगा बहुत सारे को, इसलिए मिला जुला कर लेके चलना है ना, है ना, मिला जुला के चलना है ना। तो ये जो मैग्मा चेम्बर में क्या रहता है, मैग्मा मौजूद रहता है। अरे यही में मैग्मा क्या होता है कि कब बाहर फॉर्मेशन होगा, ये आपका जो है वोल्केनिक इरप्शन के माध्यम से ये बाहर आता है ना। लेकिन कब बाहर आएगा, जब जो है दो टेक्टोनिक प्लेट्स, भाई आपस में मत लड़ो, आपस में मत लड़ो, ऐसा मत करो तुम लोग। देखो
क्लास में ज्यादा फोकस करो, तुम लोग इधर उधर ज्यादा ध्यान देते हो। देखो हम जो है हम जो यहाँ समझाएंगे ऑनलाइन, तो आपको जो है यहाँ दो तरह के स्टूडेंट हैं, एक हिंदी मीडियम और एक इंग्लिश मीडियम, है ना। मैं आप लोगों को पीडीएफ जो सेंड करता हूँ वो दोनों मीडियम में करता हूँ, हिंदी मीडियम वाले के लिए हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वाले के इंग्लिश में। लेकिन यहाँ आपको जो समझाऊंगा वो आपको मैं इंग्लिश मीडियम में समझाऊंगा। इंग्लिश, ये सुने हैं कभी? सुन लीजिए आप लोग, इंग्लिश मीडियम में यानी हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर रहेगा, है ना। अभी सुने? हाँ तो अभी सुने होंगे। तो इसमें इंग्लिश मीडियम कहने का मतलब कि इसमें हिंदी भी मिक्स रहेगा और इंग्लिश भी रहेगा, दोनों का म्यूचुअल फ्रेंडशिप, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास को लेकर। तो चलिए, यहाँ ना फुल्ली इंग्लिश होगा ना फुल्ली हिंदी होगा, दोनों का मिक्सचर होगा, है ना। तो मैग्मा क्या है? वो लिक्विड स्टेट में रहता है क्रस्ट के हजारों किलोमीटर अंदर, है ना। ये जब इस एरिया में रहेगा तो यहाँ तापमान जो है 1000 डिग्री सेल्सियस से लेके 2000 डिग्री सेल्सियस में क्या रहेगा, टेम्परेचर में मौजूद है ये मैग्मा चेम्बर। मैग्मा चेम्बर कितना रहता है? 1000 से 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा अलग अलग जगह के अनुसार। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1000 से 2000 डिग्री सेल्सियस यदि टेम्परेचर रहेगा, सर्वर डाउन है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1000 डिग्री सेल्सियस से 2000 डिग्री सेल्सियस के बीच अगर टेम्परेचर रहेगा तो इनके संपर्क में जो भी चीज आएगा, कोई भी मटेरियल्स आए, उस चाहे वो मानव आए, लोहा आए, पत्थर आए, उसके संपर्क में जो भी आएगा उसे लिक्विड स्टेट में बदल देगा। उसे क्या करेगा? लिक्विड स्टेट में बदल देगा। तो यही जो लिक्विड स्टेट में बदलता है इसी को मैग्मा कहा जाता है। और मैग्मा जितने एरिया में फैला हुआ रहेगा, प्रत्येक पूरे उस एरिया को मैग्मा चेम्बर कहा जाएगा। और ये मैग्मा चेम्बर यदि भूकंप के बाद यानी अर्थक्वेक जब होता है उनके बाद क्या होता है कि ये होल हो जाता है, एक क्रस्ट मतलब सॉलिड जगह में, यानी मेंटल वाले एरिया में, डिफरेंट एरिया में क्या होता है कि वो होल हो जाता है यानी छिद्र हो जाता है। और उन छिद्रों से होकर मैग्मा क्या हो जाता है, ज्वालामुखी के रूप में यानी वोल्केनिक इरेप्शन होता है और वो बाहर आ जाता है। बाहर आ जाएगा तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहलाएगा। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक यानी बाहरी, है ना। और अगर क्या रहेगा कि यदि मैग्मा क्रस्ट के अंदर ही किसी स्थान में जम जाता है सॉलिड स्टेट में, तो उसे इंट्रूसिव इग्नियस बॉडीज कहलाएगा। इंट्रूसिव इग्नियस बॉडीज। अब जो है इंट्रूसिव इग्नियस बॉडीज को मैं बताया कि दो भागों में जो है बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में, कॉन्कॉर्डेंट एंड डिस्कॉर्डेंट। तो यदि जो है मैग्मा, यदि क्रस्ट के अंदर मैग्मा, क्रस्ट के अंदर यदि मैग्मा इस आकार में जमता है ना, यानी क्षैतिज इसमें, यानी हॉरिजेंटली अगर, है ना, हॉरिजेंटली एंड पैरेलल, पैरेलल फॉर्म में, हॉरिजेंटली पैरेलल फॉर्म में यदि लिक्विड मैग्मा यदि सॉलिड में चेंजिंग हो जाता है तो इसी को कॉन्कॉर्डेंट इग्नियस बॉडीज कहा जाता है। कॉन्कॉर्डेंट इंट्रूसिव इग्नियस बॉडीज, कॉन्कॉर्डेंट इंट्रूसिव इग्नियस बॉडीज, है ना। अब क्या है कि इनके साथ कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर में जुड़े हुए रहता है ना। क्या होगा? चलिए इसको फिर से हम थोड़ा सा मिटा कर फिर समझाते हैं कि चलिए ये क्या है, आपका मैग्मा है, चेम्बर है। ये आपका मैग्मा चेम्बर है, मैग्मा चेम्बर, मैग्मा चेम्बर। यहाँ आपका लिक्विड स्टेट में मैग्मा मौजूद है, ये लिक्विड स्टेट में रहेगा, लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, है ना। अब जब क्या होगा कि वोल्केनिक इरप्शन के माध्यम से ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और यहाँ आपका क्रस्ट मौजूद है, क्रस्ट यानी भू सतह, है ना। तो यहाँ से मैग्मा आगे बढ़ रहा है इसे। अब क्या होगा कि ये क्रस्ट के बाहर नहीं जाएगा, ये क्रस्ट के अंदर ही किसी कहीं कहीं ऐसे स्ट्रक्चर में जम गया, फिर ये आगे बढ़ रहा है
लेकिन ये क्रस्ट के बाहर नहीं आ पाया, यहीं पर कहीं जम गया। यहाँ से भी जो है वोल्केनिक इरप्शन के माध्यम से मैग्मा आगे बढ़ रहा है, कहीं पर उसको कमजोर एरिया मिला साइड में, वो इस आकार में जो है जम गया। फिर ये क्या होगा कि फिर यहाँ से कोई जो है इस एरिया से जो है लिक्विड स्टेट का जो मैग्मा है लिक्विड स्टेट में वो आगे बढ़ रहा है। इसे आगे बढ़ते बढ़ते फिर जो है क्रस्ट के अंदर किसी जगह में जो है इस तरह आकार में जो है जम गया। फिर यहाँ से जो है आगे बढ़ रहा है, लिक्विड स्टेट में जो मैग्मा है आगे बढ़ रहा है, वो जो है इस आकार में या फिर इस आकार में जो है सॉलिड स्टेट में चेंज हो गया। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो हॉरिजेंटली फॉर्म में है, हॉरिजेंटली और पैरेलल फॉर्म में जो है ना, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है इस प्रकार, यहाँ भी खड़ी लाठी की तरह जो है इस तरह हो सकता है वर्टिकली। तो ये जो वर्टिकली आकार में जो देख पा रहे हैं, वर्टिकली स्ट्रक्चर में जो देख पा रहे हैं, ये जो लिक्विड मैग्मा आगे बढ़ेगा यदि वर्टिकली में, और बाद में ये कूलिंग होकर क्या हो जाएगा कि सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगा, तो इसी को हम लोग डिस्कॉर्डेंट कहलाते हैं, डिस्कॉर्डेंट। लेकिन इनमें जो है आपका हॉरिजेंटली फॉर्म में जो सॉलिड स्टेट में चेंज हुआ है, इसे हम लोग कॉनकॉर्डेंट कहलाएंगे, कॉनकॉर्डेंट। तो आपको डिस्कॉर्डेंट और कॉनकॉर्डेंट समझ में आया? चलिए मैसेज में बताने की कोशिश करें आप लोग कि आपको कॉनकॉर्डेंट एंड डिस्कॉर्डेंट समझ में आया? कॉनकॉर्डेंट और डिस्कॉर्डेंट। कॉनकॉर्डेंट में क्या होगा, हॉरिजेंटली पैरेलल फॉर्म में जो है सॉलिड स्टेट में चेंज होगा। लेकिन डिस्कॉर्डेंट में क्या होगा, वो वर्टिकली जो है उसका स्ट्रक्चर बनेगा, यानी खड़ा दीवारों की तरह, है ना, डोर की तरह खड़ा, है ना। चलिए समझ गए। अब जो है क्लास को आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो जो है कॉनकॉर्डेंट, है ना, इंट्रूसिव का फॉर्म है कॉनकॉर्डेंट। इससे रिलेटेड एमसीक्यू के रूप में ज्यादा क्वेश्चन आता है, और इनके कुछ स्ट्रक्चर, जैसे कॉनकॉर्डेंट हो गया। सेकंड नंबर में डिस्कॉर्डेंट है, डिस्कॉर्डेंट इसे बोलते हैं अनुस्तरी। ऐसे हिंदी से ज्यादा ये वाला नाम, कुछ कुछ नाम ऐसे है जो कि अंग्रेजी में ही ज्यादा अच्छा लगता है, अनुन। लेकिन आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा तो वो शायद हिंदी में ही होगा, इसलिए मैं दोनों लिखा रहा हूँ। इसमें डबल नौ है, इसमें सिंगल नौ है ना। तो कॉनकॉर्डेंट जो भाग है इसमें कुछ एग्जांपल्स है, जैसे आपका लैकोलिथ हो गया और सील्स हो गया। लैकोलिथ, लैकोलिथ और सील, है ना। सील के अलावा और भी कुछ है, जैसे फ्लैकोलिथ एंड लैपोलिथ हो गया, लैपोलिथ, लैपोलिथ और फैकोलिथ। नाम सब देख सकते कैसे कैसे है ना। तो एक कॉनकॉर्डेंट का क्या है, एग्जांपल्स है, ये विभिन्न स्ट्रक्चर में जमता है, यानी लैकोलिथ्स, सील्स, लैपोलिथ्स एंड फैकोलिथ्स। चलिए चलिए गुलाम सरवर भाई, ठीक, आगे देखिए। और डिस्कॉर्डेंट के जो एग्जांपल्स है, डिस्कॉर्डेंट, इनके जो फेमस एग्जांपल है बैथोलिथ्स एंड डाइक, बैथोलिथ्स, डाइक। इनके अलावा और भी है, जैसे आपका स्टोक हो गया, स्टोक हो गया, रिंग डाइक हो गया, रिंग डाइक हो गया। इसके अलावा आपका सीट कोन हो गया, या कौन सीट बोला जाता है, सीट कोन कहिए या कौन सीट, है ना, कौन सीट। तो ये कॉनकॉर्डेंट के जो है लैकोलिथ, सील्स, लैपोलिथ्स एंड फैकोलिथ्स, एक कॉनकॉर्डेंट के एग्जांपल हो गया। डिस्कॉर्डेंट के एग्जांपल हो गया बैथोलिथ, डाइक, स्टोक, रिंग, रिंग डाइक एंड कौन सीट या सीट कोन, है ना। तो चलिए, इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉनकॉर्डेंट में, और आपके सिलेबस में भी है जो पढ़ना है, वो लैकोलिथ को पढ़ना है और सील को पढ़ना है ना। और डिस्कॉर्डेंट में जो है वो बैथोलिथ को पढ़ना है और डाइक को पढ़ना है। और ये जो है
ये दोनों जो है कॉनकॉर्डेंट के लिए लैकोलिथ एंड सील फेमस एग्जाम्पल है। डिस्कॉर्डेंट के लिए फेमस एग्जाम्पल जो है वो बैथोलिथ एंड डाइक है ना। लेकिन इन चारों जो है इनके लिए दो कॉनकॉर्डेंट है और डिस्कॉर्डेंट के लिए बैथोलिथ एंड डाइक फेमस है। लेकिन इन चारों में से अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोले तो सील है और डाइक है ना। ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको एमसीक्यू में कई एक साल में पूछा भी है ना। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि सील है ना, सील निम्न में से किन का प्रकार है, तो कॉनकॉर्डेंट का। चलिए मैं एक क्वेश्चन देखता हूं आप लोगों को। आ, हाँ सील है एक, यानी सील इज एन, देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछा है, अंग्रेजी में लिखा है सील इज ए एन दोनों लिख दिया है ना, एन। उसके बाद जो है डैश डैश दे दिया है, स्ट्रक्चर लिख दिया है, स्ट्रक्चर और ऑब्लिक में दिया है फॉर्म, यानी सील इज ए एन है ना, और डैश दे के स्ट्रक्चर या फॉर्म लिखा है। यानी सील जो है इस तरह क्वेश्चन दे देगा और आपको ऑप्शन में दे देगा कॉनकॉर्डेंट दे देगा, कॉनकॉर्डेंट, बी में दे देगा डिस्कॉर्डेंट, डिस्कॉर्डेंट, सी में दे देगा सेडिमेंट्री, डी में दे देगा नन ऑफ दीज। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, कमेंट में आप लोग बताइए। सील इज ए एंड डैश 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 स्ट्रक्चर और फॉर्म किसका हो जाएगा, ये फॉलोइंग में से कौन सा हो जाएगा, कॉनकॉर्डेंट, डिस्कॉर्डेंट, सेडिमेंट्री और नन ऑफ दिस। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का कष्ट करें। सील किसका टाइप है, कॉनकॉर्डेंट का है या डिस्कॉर्डेंट का है। वीडियो में वॉइस मिल पा रहा है आप लोगों को, वॉइस मिल पा रहा है। वॉइस मिल पा रहा है आप लोगों को, वॉइस मिल पा रहा है आप लोगों को, वॉइस मिल पा रहा है आप लोगों को। आप लोग कुछ बता नहीं रहे हैं। हेलो हेलो। ओ चलिए, हाँ तो चलिए, ये क्वेश्चन जो है सील इज ए डैश 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 स्ट्रक्चर और फॉर्म, ऑप्शन में दे देगा कॉनकॉर्डेंट, डिस्कॉर्डेंट, सेडिमेंट्री एंड नन ऑफ दिस। यानी सील किसका फॉर्म है, यानी टाइप है, कॉनकॉर्डेंट का है, डिस्कॉर्डेंट का है, सेडिमेंट्री का है या नॉन ऑफ दिस है, किसका है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, तीनों चारों में से कौन सा है, चारों में से कौन सा है। वॉइस मिल पा रहा है आप लोगों को। हाँ ये वीडियो कट हो रहा था शायद, इसलिए हम सुन नहीं पा रहे थे। चलिए, तो मैं बता रहा था कि सील इज ए किसका, तो यहां से समझ में आ रहा है कि चाहे सील दे दे या आपका लैकोलिथ दे दे, लैपोलिथ दे दे या फैकोलिथ दे दे, सब ये सब किसका प्रकार हो जाएगा, कॉनकॉर्डेंट का हो जाएगा। डिस्कॉर्डेंट की बात करें तो बैथोलिथ दे देगा, डाइक दे देगा या स्टॉक दे देगा या रिंग डाइक दे देगा या कॉन्सेट दे देगा, या इनमें से कोई भी एक ऑप्शन दे देगा और बोल देगा कि ये कौन से स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है, यानी कौन से स्ट्रक्चर होगा, कॉनकॉर्डेंट होगा या डिस्कॉर्डेंट। तो जो है एमसीक्यू में ज्यादातर जो इनसे जो पूछा जाता है क्वेश्चन वो सील और डाइक को लेकर है ना। तो आप लोग अभी जो है एक ट्रिक मेथड बताने वाले हैं कि कैसे आपको याद रहना है, जिंदगी में कभी आप भूलिएगा नहीं, है ना, कभी आप भूलिएगा नहीं। चलिए ये बाकी लोगों को मिटा देते हैं, इनमें जो फेमस है वो कॉनकॉर्डेंट में सील फेमस है और डिस्कॉर्डेंट में डाइक फेमस है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम क्या ट्रिक बताने वाले हैं, है ना। तो देख सकते हैं कि ये कॉनकॉर्डेंट है ना, और ये क्या है, सील है। चलिए एक बार मैं मैसेज रीड कर लेता हूं।
सर डाइक मीन्स ग्रेड्स। देखिए भाई, ट्रिक जो बताऊंगा अभी वो एग्जाम में आएगा भी, मतलब क्वेश्चन आएगा भी, उम्मीद है एकदम 90%। और आप जिंदगी में भूलिएगा नहीं, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है ना। तो जो है सील किसका प्रकार है, टाइप है कॉन्कॉर्डेंट का, और डाइक किसका टाइप है, डिस्कॉर्डेंट का। तो C4 कॉन्कॉर्डेंट, कॉन्कॉर्डेंट C4 कॉन्कॉर्डेंट। आप एस से क्या लिखते हैं, सील लिखते हैं, एस से सील लिखते हैं, है ना। अब जो है एस के जगह जो है आप सी का यूज कीजिए, C4 सील यानी C डैश सील, है ना। यानी S4 सील होता है तो आप ए वाला एस के जगह जो है यहाँ सी यूज कीजिए, सील, CILL सील। तो C4 सील एंड C4 कॉन्कॉर्डेंट, C4 कॉन्कॉर्डेंट एंड C4 सील। आप भूलिएगा क्या कभी। D4 उसी तरह जो है D4 डिस्कॉर्डेंट, D4 डिस्कॉर्डेंट, D4 डिस्कॉर्डेंट और D4 डाई, डाई यानी कॉन्कॉर्डेंट का C और इसका मतलब क्या, सील। D4 डिस्कॉर्डेंट और डिस्कॉर्डेंट का पहला लेटर जो है डाइक, ऑप्शन में दे देगा, सील दे देगा, बैथोलिट दे देगा, और कुछ दे देगा, सॉरी सेडिमेंट्री दे देगा, मेटामॉर्फिक दे देगा। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना कि सील जो है किसका प्रकार है, यानी किसका स्ट्रक्चर है। तो C4 सील, C4 कॉन्कॉर्डेंट, या फिर डाइक दे देगा कि डाइक जो है इनमें से किन का स्ट्रक्चर है। डिस्कॉर्डेंट दे देगा ऑप्शन में, कॉन्कॉर्डेंट दे देगा, इग्नियस दे देगा, सेडिमेंट्री दे देगा, और कुछ दे देगा। तो आपको कभी भूलना नहीं है, D4 डाइक, D4 डिस्कॉर्डेंट। समझ में आ गया आप लोगों को। भूलिएगा क्या, एग्जाम में यदि आ गया बिना याद किए आपके माइंड में रह सकता है। चलिए कमेंट में बताने का कष्ट करें आप लोग, मेरा ट्रिक मेथड समझ गए या नहीं आप लोग, ट्रिक समझे आप लोग। C4 सील, C4 कॉन्कॉर्डेंट, D4 डाइक, D4 डिस्कॉर्डेंट। है ना, C4 सील, C से कॉन्कॉर्डेंट, यानी कॉन्कॉर्डेंट का C यानी C4 सील, और डिस्कॉर्डेंट का D यानी D4 डाइक, है ना। मेरे जो ऑफलाइन में ये है, पिछले बार जो है इतना ट्रिक के बताने के बाद भी जो है कुछ स्टूडेंट मेरा गलत टिक लगा के आ गया था। तो इतना अच्छा ट्रिक बताने के बाद भी अगर कंफ्यूज हो जाते हैं तो फिर क्या कर सकते हैं बोलिए। इसलिए बोलते हैं आई अंडरस्टैंड सर, आई विल डू, है ना। इसलिए जो है आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। C4 कॉन्कॉर्डेंट, C4 सील, D4 डिस्कॉर्डेंट, D4 डाइक, है ना। तो आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है। अब जो है यदि आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो क्वेश्चन बैंक निकालिए। अभी थोड़ा सा MCQ का चर्चा करेंगे जो 2010 में पूछा था। अगर 2010 से लेकर 20 तक का MCQ कर लेंगे तो आपका एक भी MCQ नहीं छूटेगा, यानी कुछ रिपीटेड भी MCQ है, यानी 70 से 80 MCQ चलती फिरती राहों में आपको माइंड में लाना है ना। आपको स्पेशली उसको याद नहीं करना है। तो 2010 के MCQ में, 2010 के MCQ इसमें जो है पहला नंबर क्वेश्चन है पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी इज द स्टडी, ऑप्शन नहीं बताएंगे इसमें, आपको बताने का कोशिश करना, स्टडी ऑफ, उसके बाद जो है मैं डैश डैश दे दिया। क्वेश्चन है पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, चलिए आंसर दीजिए आप लोग, चलिए आंसर दीजिए। बाकी लोग सब रॉक रॉक सही है, जो भी रॉक लिख रहे हैं सही है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है, तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, रॉक, रॉक आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन जो है
आगे हम पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि चाल्कोपाइराइट, चाल्कोपाइराइट, चाल्कोपाइराइट इज एन वार ऑफ, है ना, उसके बाद डैश डैश दे दिया। चाल्कोपाइराइट इज एन वार ऑफ, यानी वार जो है अयस्क को कहा जाता है, अयस्क, है ना। आगे हम पढ़ाएंगे कि ये अयस्क क्या है। तो सानिया जी लिखी है कॉपर, है ना, सही आंसर है। तो चाल्कोपाइराइट इज एन ऑर ऑफ कॉपर, कॉपर, है ना, सही आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर। चलिए बाकी लोग भी सर चाल्कोपाइराइट मीन्स, है ना, ये सब जो है खनिज संगठन का नाम है ना। ये आपका इकोनॉमिक जियोलॉजी के अंतर्गत आता है। आपको जो है इनके डिटेल्स में नहीं जानना है, बस आप इतना भी सिर्फ चर्चा, है ना, अभी चर्चा कर रहे हैं बस कि चाल्कोपाइराइट क्या है, किसका अयस्क है, यानी कॉपर का है। ये इकोनॉमिक जियोलॉजी का पार्ट है। जब हम इकोनॉमिक जियोलॉजी पढ़ाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, है ना। बस आपको जो है अभी माइंड में बस रखना है चाल्कोपाइराइट किसका अयस्क है, कॉपर का। कभी कभी क्वेश्चन इसको घुमा के पूछता है कि कॉपर का जो है, कॉपर का अयस्क कौन है, यानी कॉपर का वार का कौन है, तो कौन होगा, चाल्कोपाइराइट हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछेगा तो। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, थोड़ा सा हम ऐसी चर्चा कर रहे हैं, आप जो है एमसीक्यू लिख भी लीजिए। इसको हम चाह रहे हैं कि आप जो है यदि आप कॉपी लेके है या फिर क्वेश्चन बैंक, तो आप लिख लीजिए। बस एक नज़र जो है डेली जो है, डेली जो एक बार सिर्फ ऐसे देख लीजिए, हाँ आप ये क्या क्या है ना, एक बार रीड मार लीजिए, बस रीड मार लेना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि कॉन्ग्लोमेरेट, कॉन्ग्लोमेरेट, है ना, कॉन्ग्लोमेरेट इज ए, ये वाला क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। जब मैं ये बताया था, है ना, कि जो है पेट्रोलॉजी को जो है सॉरी इग्नियस रॉक, यानी टाइप्स ऑफ रॉक जब बताए थे, तो इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। तो मैं जो आपको पीडीएफ सेंड किया हूँ टाइप्स ऑफ रॉक में, तो 3 रॉक के बारे में बताया था, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो कॉन्ग्लोमेरेट जो है ना, कॉन्ग्लोमेरेट ये सेडिमेंट्री का ये है ना, यानी कॉन्ग्लोमेरेट इज ए सेडिमेंट्री रॉक, है ना, सेडिमेंट्री रॉक। चलिए मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ आप लोगों, सेडिमेंट्री रॉक, यस सही, है ना। तो इस तरह से जो है आपको चलती राहों में याद रखना, याद नहीं सॉरी रटना नहीं है, क्वेश्चन को जो है रटना नहीं है, एमसीक्यू को एक भी नहीं रटेंगे आप लोग, बस चलती राहों में डिस्कस करेंगे, फालतू टाइम में माइंड में लाएंगे, डिस्कस करेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे, चलती राहों में दोस्तों से डिस्कस करेंगे, है ना। तो जो है कॉन्ग्लोमेरेट किसका टाइप है, यानी कॉन्ग्लोमेरेट इज ए सेडिमेंट्री रॉक, है ना। इसे हिंदी में जो है मिश्र पिंडासम कहा जाता है, कॉन्ग्लोमेरेट को मिश्र पिंडासम कहा जाता है। और मिश्र पिंडासम किसका प्रकार है, सेडिमेंट्री रॉक का, बोले तो अवसादी चट्टान। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एम्फीबोलाइट, 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 है ना, एम्फीबोलाइट इज ए डैश डैश दे दिया, यहाँ रॉक दे दिया, तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा। तो एम्फीबोलाइट जो है ये तीनों में से किसका प्रकार होगा, इग्नियस का या सेडिमेंट्री का या मेटामॉर्फिक का। चलिए आप लोग कमेंट में लिखने का कोशिश करें, चलिए आप लोग कमेंट में लिखने का कोशिश करें, मेटामॉर्फिक सही है। तो एम्फीबोलाइट जो है वो मेटामॉर्फिक का है, मेटामॉर्फिक, सही आंसर क्या हो जाएगा, मेटामॉर्फिक। एमसीक्यू एक भी नहीं छूटना चाहिए, 10 पूछता है तो 10 में 10 लाना है ना। तो एम्फीबोलाइट इज ए मेटामॉर्फिक रॉक, है ना। हम आगे जब मेटामॉर्फिक के बारे में चर्चा करेंगे तो उसमें तो पढ़ेंगे ही, लेकिन चलती राहों में एमसीक्यू जो है चलती राहों में याद रखना है ना। पांचवा नंबर क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है लाइमस्टोन, लाइमस्टोन,
लाइमस्टोन इज कंपोज्ड ऑफ डैश डैश दे दिया। उसके बाद कह रहा है यानी लाइमस्टोन कहे तो हिंदी में जो है इसे चूना पत्थर कहा जाता है, चूना पत्थर, है ना। यानी चूना पत्थर के अवयव कौन से हैं, यानी लाइमस्टोन इज कंपोज्ड ऑफ, तो इनका सही आंसर आप लोगों को पता है। चलिए, हाँ CaCO3 ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, एकदम सही आंसर, सही आंसर। बॉयज ग्रुप में एक भी आंसर नहीं आ रहा है, सबसे पहले गर्ल्स ग्रुप में ही आंसर आ रहा है पहले, क्या बात है। बॉयज ग्रुप क्या कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है, आप या आप लोग पढ़ते नहीं है। सर आई हैव नो क्वेश्चन बैंक, मजबूरी है।